Good morning, all of you. In this video, we are going to start a new chapter of political science, and that is working of the institution. आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था, और यहाँ लिखा हुआ इंस्टीट्यूशंस, तो उसका क्या मतलब हो गया? संस्थाएं। एंड वर्किंग मीन्स कामकाज, तो क्या मतलब होगा इसका? संस्थाओं का कामकाज। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। देखिए, डेमोक्रेसी आपकी ठीक से काम करे, इसके लिए हमने अपने देश में कुछ अरेंजमेंट किए हुए हैं, है ना। तो उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। जैसे गवर्नमेंट कोई है, तो वो गवर्नमेंट कोई डिसीजन कैसे करती है, मीन्स डिसीजन करने वाले, है ना। एक तो कौन सा हो गया? डिसीजन को करने वाले, यानी कि डिसीजन मेकर्स। एक तो वो लोग हो गए, ठीक है। एंड दूसरे लोग कौन है? जो उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यानी कि इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। एंड तीसरे वो लोग हैं, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने वाले, है ना। तो यानी कि कौन से हो जाएंगे? वो जुडिशरी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ही हमने क्या बोला है? इंस्टीट्यूशन। चैप्टर के अंदर हमें इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है। डिसीजन मेकर का मतलब क्या हो गया? लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। एंड जो जज करते हैं उन्हें हम कहते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया होगा। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दे रखा है, और यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी बड़ा डिसीजन किस तरह से लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है आज का? हाउ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। मैंने जैसे आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर कोशिश की गई है बताने की कि किस तरह से जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए। 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, ठीक है। गवर्नमेंट डेली ऑर्डर इशू करती है किसी न किसी काम के ऊपर, उसी तरह से उसने गवर्नमेंट ने 13 अगस्त को एक ऑर्डर इशू किया है ना। इसे ऑफिस मेमोरेंडम भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर इशू करती है तो उसका एक सीरियल नंबर भी होता है, सीरियल नंबर, है ना। तो इसी तरह से इसका भी एक सीरियल नंबर था, ओके। अब सीरियल नंबर क्या था? जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है उसका एक सीरियल नंबर भी है, तो आप देख सकते हैं जो इसका सीरियल नंबर था, है ना। सीरियल नंबर का मतलब क्या है? जो आपका ऑफिस मेमोरेंडम था उसका सीरियल नंबर, ठीक है, वो इतना था। और उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी के साइन भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी के साइन भी थे। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी किसका था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इस डिपार्टमेंट का क्या था? वो जॉइंट सेक्रेटरी था जिसने उसके ऊपर साइन किया था, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा कि जो ऑर्डर इशू किया गया था वो 13 अगस्त को किया गया था, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, और उसका सीरियल नंबर भी था OM, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम। उसका सीरियल नंबर क्या है? ये आप दे सकते हैं 36012/31/90 एस्टेब्लिश्ड SCT, है ना। और उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था, और जॉइंट सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट का था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के अंडर में आता है? कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। इस मेमोरेंडम जो इशू किया गया, जो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, वो दिखने में 1 या 2 पेज का होगा, ठीक है, दिखने में 1 या 2 पेज का होगा, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा इशू हुआ, ओके।
तो देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात लिखी थी जिसके ऊपर इतना सारा इशू हुआ था। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया था वो 1 या 2 पेज का था, ठीक है। जो आपका ऑफिस मेमोरेंडम, इसका आपने सीरियल नंबर देखा था, है ना, OM नंबर आपने देखा था, जहाँ लिखा था और साइन हो रहे थे उसके ऊपर और यहाँ कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था 27% सीट जो होती हैं, सीट किसकी, जॉब की, गवर्नमेंट की सिविल पोस्ट की वैकेंसी हो या किसी अदर की जॉब की वैकेंसी हो, उसमें 27% जो वैकेंसी है वो वैकेंसी दूसरी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई थी। अब वो कैटेगरी कौन सी थी, उसे हम कहते हैं SEBC। देखिए एस का मतलब क्या होगा, सोशली, और ई का मतलब क्या होगा, एजुकेशनली, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। तो इन लोगों के लिए 27% सीट रिजर्व की गई है जॉब में, है ना। तो बस यही लिखा हुआ था इसके अंदर और उसके पीछे इतना बवाल हुआ था। तो देखिए इससे पहले जो सीट रिजर्व थी वो SC के लिए और ST के लिए होती थी। तो इस टाइम पर एक न्यू कैटेगरी डिजाइन की गई है और वो कौन सी है, SEBC। जो लोग सोशल की दृष्टि से और जो एजुकेशन की दृष्टि से बैकवर्ड हैं, मतलब पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सीट रिजर्व की गई है। तो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, SEBC, और उनके लिए 27% सीट रिजर्व करने की बात इसके अंदर कही गई थी। इतना बड़ा डिसीजन क्या उस पर्सन ने खुद ले लिया होगा जिसने उसको साइन किए थे? तो डेफिनेटली उस पर्सन ने अकेले डिसीजन को नहीं ले पाया होगा जिसने उसके ऊपर साइन किए थे। क्या उस मिनिस्टर ने जिसने ऑर्डर दिया था उस पर्सन को साइन करने का, क्या उसने खुद डिसीजन ले लिया होगा? उसने भी खुद डिसीजन नहीं ले पाया होगा। तो हम देखते हैं कि इस डिसीजन के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे। देखिए आपके देश में सबसे बड़ा जो अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है, प्रेसिडेंट की होती है ना। और आपने देखा कि ये हेड होता है किसका, कंट्री का हेड होता है, कंट्री का हेड होता है ये। इसके बाद पीएम जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। और फिर आपने देखा होगा कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, यानी कि पार्लियामेंट होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी होता है ना। अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। तो हम देखेंगे कि क्या ये सब लोग इसके अंदर शामिल थे, इस डिसीजन के अंदर शामिल थे या नहीं थे। तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। तो ये लोग किस तरह से उस डिसीजन के अंदर शामिल थे, इसे स्टडी करने से पहले एक बार हम ऑफिस मेमोरेंडम को दोबारा से स्टडी करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले जाना था कि गवर्नमेंट ने 27% सीट को रिजर्व करने की बात कही है। तो डिसीजन किसके द्वारा से ये आया था, ये डिसीजन किसने सजेस्ट किया था? तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1979 में एक कमीशन सेटअप किया था और उस कमीशन का नाम क्या था, मंडल कमीशन। अब उसका नाम मंडल क्यों पड़ा, तो उसके जो हेड थे उनका नाम था BP मंडल। इसी कारण से इस कमीशन को मंडल कमीशन कहा गया, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कमीशन होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, उन्हीं के नाम पे उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि हंटर कमीशन, तो उसके हेड कौन थे, हंटर थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया हंटर कमीशन। साइमन कमीशन, उसके हेड कौन थे, साइमन थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन, है ना। तो यहाँ पर जो कमीशन बना मंडल कमीशन, उसके हेड थे BP मंडल और इसलिए उसका नाम पड़ गया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो है वो सेकंड बैकवर्ड कमीशन था, ठीक है। इस कमीशन को क्या काम दिया गया, इस कमीशन से बोला गया कि जो लोग एजुकेशन के मामले में और सोशली जो लोग बैकवर्ड हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनकी प्रोग्रेस किस तरह से हो सकेगी उसके बारे में आप रिकमेंड कीजिए, यानी कि आप सजेशन दीजिए। तो उसने क्या किया, उनको उसने आइडेंटिफाई किया और उसने कुछ सजेशन अपने दिए। तो उसने क्या किया,
1980 में 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है। और उसमें इसने कई सारे सजेशन दे रखे थे। तो एक सजेशन था उसके अंदर 27% गवर्नमेंट की जॉब की जो सीट होती हैं वो रिजर्व कर देनी चाहिए। किसके लिए? जो लोग सोशली और एजुकेशन की दृष्टि से कैसे बैकवर्ड हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इन रिकमेंडेशन पर, यानी कि जो उसने विचार दिए थे उन पर पार्लियामेंट में बहुत बहस भी होती है। कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे, जो उसके विचार थे, जो उसने सजेस्ट किया था, उनके ऊपर पार्लियामेंट में बहस भी हुई, यानी कि डिस्कशन हुआ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने उनको अप्लाई नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, 1989 में इलेक्शन होते हैं। उस टाइम पर एक पार्टी थी जिसका नाम था जनता दल। उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर मेरी पार्टी जीत जाती है तो मैं इलेक्शन के बाद में मंडल कमीशन के जितने रिकमेंडेशन थे उनको अप्लाई कर दूंगा। और उसमें मेन कौन सा था, 27% सीट को रिजर्व करने का जो रिकमेंडेशन था वो उसमें सबसे मेन था, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला कि मैं 27% सीट जो है किसके लिए रिजर्व कर दूंगा, SEBC लोगों के लिए रिजर्व कर दूंगा, जो सोशल की दृष्टि से और एजुकेशन की दृष्टि से कैसे हैं, बैकवर्ड है। फिर क्या हुआ, इलेक्शन होते हैं और उसमें जनता दल जो था जीत जाती है। उसके बाद में बीपी सिंह पीएम बनते हैं। और पीएम बनने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने वादा किया था कि 27% सीट को मैं रिजर्व कर दूंगा, तो उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो प्रेसिडेंट हैं और जो पीएम है, जो कैबिनेट है, पार्लियामेंट है और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन सब का क्या रोल था डिसीजन लेने में, ठीक है, डिसीजन को अप्लाई करने में इन सब का क्या रोल था। देखिए क्या होता है कि बीपी सिंह जो है वो उस टाइम पर पीएम बन चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस पार्लियामेंट, और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि बीपी मंडल का रिकमेंडेशन जो था उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 6 अगस्त 1990 को जो कैबिनेट थी, यूनियन कैबिनेट जो थी, उसने एक डिसीजन लिया कि वो बीपी मंडल का जो रिकमेंडेशन था 27% सीट रिजर्व करने का, वो उसको अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसने डिसीजन ले लिया। उसके अगले दिन 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने, जो आपके पीएम है, उन्होंने क्या किया कि अपने इस डिसीजन के बारे में पार्लियामेंट को अवगत करा दिया। दोनों हाउस में स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि हमारी पार्टी जो है 27% सीट रिजर्व करने जा रही है। और ऐसा किसके अंदर था, बीपी मंडल की रिपोर्ट में था। उसके बाद में इस डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास में भेज दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके पास में इस डिसीजन को भेज दिया जाता है। जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया उसको भेज दिया डिपार्टमेंट के पास में। डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या किया, उसको एक ऑर्डर के रूप में बनाया, ठीक है, और उसके बाद में उसने मंत्री लोगों की अप्रूवल ले ली और साइन कर दिया उसके ऊपर। इस तरह से वो एक पूरा प्रिपेयर हो जाता है। अभी इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का रोल देखने को रह गया। तो देखिए क्या होता है, जब डिसीजन को ले लिया जाता है और उसको अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, कुछ महीनों तक इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट होती है। इस डिसीजन से बहुत सारे लोग ऐसे थे वो सहमत नहीं थे। क्यों सहमत नहीं थे, क्योंकि अब इसका सीधा सा मतलब था कि 27% जो सीट रिजर्व कर देंगे तो उसमें सिर्फ वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो यानी कि दूसरी कैटेगरी के लोग उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते और उनकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो इस डिसीजन के ऊपर कई सारी लड़ाइयां भी होती हैं, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं। हर न्यूज़पेपर में, हर मैगजीन में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है। कुछ लोगों का मानना था कि जो जॉब रिजर्वेशन किया गया है वो जरूरी है। जॉब रिजर्वेशन जो किया गया है वो बहुत जरूरी है। क्यों, सोसाइटी के अंदर कास्ट की इनइक्वलिटीज होती हैं। कोई कास्ट हाई कास्ट है, कोई छोटी कास्ट है ना, तो उनके बीच में क्या है, इनइक्वलिटीज हैं। तो उनकी वजह से जो छोटी कास्ट के लोग जो हैं
वो लोग काफ़ी पीछे हो चुके हैं। तो जॉब रिजर्वेशन करने से उनको भी गवर्नमेंट की जॉब में रिप्रेजेंट करने का चांस मिलेगा, इसलिए जॉब रिजर्वेशन होना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि जॉब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमने जॉब रिजर्वेशन कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी हाई मेरिट होगी, लेकिन वो उस कैटेगरी के नहीं है, तो क्या होगा इससे कि वो लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लोग इस कैटेगरी के हैं, भले ही उनकी मेरिट कम हो लेकिन उनको जॉब लग जाएगी, है ना, क्योंकि उनके लिए क्या है, रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल लेते हैं कि हमारी मेरिट हाई होने के बावजूद भी हमारे पास में जॉब नहीं होगी, और जो लो मेरिट है उनके पास में उनकी जॉब हो जाएगी। तो इससे देश को नुकसान हो सकता है। क्यों? जो पढ़े लिखे अधिक हैं उनको जॉब लगी नहीं, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी जॉब लग जाएगी, तो देश का भला कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इन सब के ऊपर काफी ज्यादा बहस होती है। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने और एसोसिएशन ने केस कर दिया गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ में। कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब उन सब केस को, क्योंकि कई सारे लोगों ने केस किया था ना, और सबके अंदर एक जैसी बात थी, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको कंपाइल कर दिया, और उन सबको कंपाइल करने के बाद में उनकी एक कॉमन हियरिंग की। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये फैसला जो है गवर्नमेंट का वो इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज ने मेजोरिटी के साथ में ये डिसीजन दिया कि इसमें कोई भी इलीगल जैसी बात नहीं है, गवर्नमेंट का फैसला कैसा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या बोला कि आप इस डिसीजन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और ऐसा सिस्टम कीजिए कि जो लोग SEBC कैटेगरी में थोड़े से अच्छे हैं उन्हें आप इस स्कीम से बाहर निकाल दीजिए, है ना, और जो वास्तव में जिनको जरूरत है उनको रिजर्वेशन में आप रखिए। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ने दूसरा ऑर्डर पास किया, और जो मैटर था वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। वीडियो में आपने देखा कोई भी एक मेजर डिसीजन किस तरह से लिया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।